बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्वेंट्री ग्रिप इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर करीम M.A। वो लड़की पहुंच गई है? शागिल ने कार से उतरते ही सामने खड़े नौजवान से मुखातिब होकर कहा। बॉस, बुरी खबर है, नौजवान ने हिकलाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कुछ बताने से हिचकिचा रहा हो। क्या मतलब? कैसी बुरी खबर? शागिल बुरी तरह उछल पड़ा। बॉस, वो सब रेड स्पॉट से फरार हो गए हैं। वहां मौजूद 2 अफराद मार ड्राइवर को गोलियों से छलनी कर दिया गया है, नौजवान ने जवाब दिया। और शागिल इस तरह यकटक बुत बना नौजवान को देखने लगा, जैसे किसी ने जादू करके उसे इंसान से बुत बना दिया हो। बॉस, मैंने पूरी सीक्रेट सर्विस को इनकी तलाश पर लगा दिया है, हम जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे, नौजवान ने शागिल की यह हालत देखते ही और ज्यादा घबराए हुए लहजे में कहा। उल्लू के पट्टे, क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। शागिल ने यकलख्त किसी दरिंदे की तरह नौजवान की गर्दन दोनों हाथों से दबोचते हुए गुर्रा कर कहा। बॉस, मेरा कसूर बॉस, नौजवान ने बुरी तरह भड़कते हुए कहा। ओह ओह, ये तुमने क्या खबर सुना दी? ये सब कैसे हो गया? ओह, ये क्या हुआ? वो तो बेहोश थे। वो कैसे? शागिल ने नौजवान की गर्दन छोड़कर झिल्लाहट के आलम में बुरी तरह नाचते हुए कहा। उसका चेहरा गुस्से की इंतहा पर पहुंचकर बुरी तरह मस्क हो गया था। सामने बरामदे में खड़े 4 मुसल्लह अफराद भी अपने चीफ बॉस की हालत देखकर बुरी तरह बौखला गए थे। बॉस, जब आपका फोन आने के काफी देर बाद तक ड्राइवर लड़की को लेकर ना आया तो मैंने फोन किया। वहां मौजूद जानी ने बताया कि ड्राइवर अभी तक वापस नहीं पहुंचा। इस पर मैंने उसे फोन पर बताया कि वो सिर्फ इस लड़की को छोड़कर बाकी सबको गोलियों से छलनी कर दे, और जैसे ही ड्राइवर कार लेकर वापस पहुंचे वो लड़की इसके साथ हेडक्वार्टर भेज दे। फिर जब काफी देर तक लड़की ना आई तो मैंने दोबारा फोन किया, लेकिन इस बार किसी ने फोन ना उठाया, तो मैंने टॉमी और मार्टिन को चेकिंग के लिए भेजा। बॉस, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि ड्राइवर समेत हमारे दोनों आदमी गोलियों से छलनी हुए पड़े हैं और वो बेहोश कैदी गायब हैं, नौजवान ने जल्दी जल्दी रिपोर्ट देते हुए कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा वो होना मुमकिन नहीं है। वो बेहोश थे, वो कैसे होश में आ सकते थे? मैंने खुद इन्हें बेहोश छोड़ा था, बगैर एंटी इंजेक्शन के। ओह काश मैं जाते हुए उन्हें गोलियों से छलनी कर देता। अब तो सारा प्लान ही खत्म हो गया। ओह, प्राइम मिनिस्टर को भी एन उसी लम्हे ही मुझे बुलाना था। ओह, वेरी बैड, वेरी बैड, शागिल ने बुरी तरह चीखते हुए कहा, और फिर दौड़ता हुआ अपने दफ्तर की तरफ बढ़ गया। नौजवान भी उसके पीछे दौड़ने लगा। उनको फौरी तौर पर तलाश करो, फौरी, जहां मिले गोलियों से उड़ा दो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ओह गॉड, ये क्या हो गया? ओह, शागिल ने दफ्तर में दाखिल होते ही चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया। उसकी हालत वाकई बेहद खराब थी। बॉस, पूरी सीक्रेट सर्विस शहर में फैल चुकी है। बॉस, जल्दी मालूम हो जाएगा, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी बज उठी और शागिल ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। कौन है? शागिल ने चीखते हुए कहा। बॉस, मैं नाटानी बोल रहा हूँ बॉस, मैंने उनका सुराग लगा लिया है। बॉस, वो ग्रीन टाउन की कोठी में मौजूद है बॉस, दूसरी तरफ से एक सहमी हुई आवाज सुनाई दी। ग्रीन टाउन में? कहाँ? जल्दी बोलो, वरना मैं पूरा ग्रीन टाउन बमों से उड़ा दूंगा। शागिल पूरा हलक फाड़ कर चीख उठा। बॉस, वो ग्रीन टाउन की कोठी नंबर 21 ब्लॉक X में मौजूद है बॉस, दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया। वहीं रुको, मैं आ रहा हूं, शागिल ने चीखते हुए कहा और रिसीवर कैडल पर पटक दिया। ट्रांसमीटर, स्पेशल ट्रांसमीटर पर सारी सीक्रेट सर्विस को कॉल करके ग्रीन टाउन भेजो। मैं वहीं जा रहा हूं, मैं इस कोठी के परखच्चे उड़ा दूंगा, शागिल ने सामने खड़े नौजवान से कहा, और बिजली की सी तेजी से दौड़ता हुआ वापस अपनी कार की तरफ दौड़ पड़ा। और फिर इसने कार में बैठते ही बैठते भी चीख चीख कर वहां से बरामदे में होने वाली मौजूद अफराद को हिदायत दी और दूसरे लम्हे कार मोड़कर इस तरह दौड़ती हुई फाटक की तरफ बढ़ी जैसे वो कार की बजाय कोई खलाई जहाज हो। फाटक पर मौजूद दरबान ने कार के मुड़ते ही फाटक खोलने वाला बटन दबा दिया, इसलिए कार के फाटक तक पहुंचने से एक लम्हा पहले फाटक खुल गया था, वरना शायद कार पूरी रफ्तार से दौड़ती हुई फाटक से जा टकराती। शागिल होंठ भेजे पूरी रफ्तार से कार दौड़ाता हुआ ग्रीन टाउन की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। क्योंकि इस कार पर सीक्रेट सर्विस का मखसूस निशान मौजूद था, इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने उसे चेक ना किया, वरना शायद पूरी ट्रैफिक पुलिस उसके पीछे लग जाती। मुसलसल और इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाते हुए शागिल जल्दी ग्रीन टाउन में दाखिल हुआ और वहां पहुंचकर उसने कार की रफ्तार कदरी कम कर दी। अब वो अपने आप को काफी हद तक संभाल चुका था,
वरना उसकी हालत वाकई पागलों जैसी हो गई थी। ग्रीन टाउन खासी बड़ी आबादी थी, लेकिन उसका ब्लॉक एक सबसे आखिरी कोने में था और उसके बाद खेतों का तवील सिलसिला शुरू हो जाता था। ये ब्लॉक अभी तकरीबन जेर तामीर था, क्योंकि इसका खास अड्डा रेड स्पॉट भी इस ग्रीन टाउन के ब्लॉक डी में था और इस जगह इसने इमरान और इसके साथियों को रखा हुआ था। वो दरअसल उन्हें हेडक्वार्टर से छुपा कर रखना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि हेडक्वार्टर में यकीनन कोई ऐसा आदमी मौजूद है जो दुश्मनों से मिला हुआ है, और रेड स्पॉट ही ऐसी जगह थी जिसका हेडक्वार्टर के नंबर 2 कृष्ण को ही सिर्फ इल्म था। शागिल कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर उसने ब्लॉक एक्स शुरू होते ही कार एक तरफ रोक दी। उसी लम्हे एक नौजवान तेज तेज कदम उठाता उसके करीब पहुंच गया। बॉस, 20 मुसल्लह अफराद पहुंच चुके हैं। बॉस, कृष्ण ने हमें स्पेशल ट्रांसमीटर पर कोठी नंबर 21 को घेरे में लेने का हुक्म दिया था। वो अब मुकम्मल तौर पर घेरे में है, नौजवान ने तेज तेज लहजे में कहा। ठीक है, घुस जाओ खोटी में, जो नजर आए गोलियों से उड़ा दो, एक आदमी भी बचकर ना निकल सके। फायर खोल दो, ठहरो, बल्कि पूरी कोठी को बमों से उड़ा दो। शागिल पर एक बार फिर पागलपन का दौरा पड़ गया था। यस बॉस, नौजवान ने कहा और दौड़ता हुआ वापस चला गया। ओह काश मैं रेड स्पॉट पर ही इमरान और इसके साथियों को गोलियों से उड़ा देता। ओह काश, शागिल ने बुरी तरह होंठ चबाते हुए कहा और फिर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि अगलग फिजा खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। ये आवाज बाएं तरफ से आ रही थी और शागिल ने बेख्तियार उधर दौड़ लगा दी। मार डालो, उड़ा दो, सब तबाह कर दो, वो दौड़ता हुआ बुरी तरह चीख रहा था। हालांकि वो खुद भी जानता था कि इस कदर खौफनाक धमाकों में इसकी आवाज कौन सुन सकता था। और फिर शागिल कोठी नंबर 21 के सामने पहुंच गया। कोठी पर चारों तरफ से रॉकेट बमों की बारिश हो रही थी और पूरी कोठी इन बमों के धुआं के साथ गिरदो गबार में छुप गई थी। बस बस, काफी है, लाशें तो पहचानी जाएं। फायर करते हुए अंदर जाओ, शागिल ने चीख कर कहा और उसके साथ ही बमों की खौफनाक बारिश रुक गई और फिर कोठी के गिर्द मौजूद मुसल्लह अफराद मशीन गन संभाले कोठी की तरफ दौड़ पड़े। अलबत्ता शागिल होंठ भींचे वहीं खड़ा रहा। मुसल्लह अफराद मशीन गनों से मुसलसल फायरिंग करते हर तरफ से कोठी की टूटी हुई दीवारों से होते हुए अंदर दाखिल हो गए और अब मशीन गनों का शोर कोठी के अंदर गूंज रहा था। शागिल इस तरह खामोश खड़ा था जैसे कोई कत्ल का मुजरिम अदालत के कटहरे में खड़ा जैसे अपनी जिंदगी या मौत का फैसला सुन रहा हो। और फिर ना जाने उसे इसी हालत में खड़े कितनी देर गुजर गई कि कोठी से 2 आदमी दौड़ते हुए बाहर आए और सीधे शागिल की तरफ बढ़ने लगे। शागिल उन्हें इस तरह आते देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ? क्या वो निकल गए? शागिल से जब रहा ना गया तो वो बेइख्तियार चीख पड़ा। ये उसकी मखसूस नफ्सियाती कैफियत थी जिसकी वजह से उसने निकल गए के अल्फाज कहे थे, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से टकराते हुए हमेशा यही नतीजा निकलता था। वो सब हलाक हो गए हैं सर। तबाशुदा कोठी में हर तरफ इंसानी जिस्मों के टुकड़े फैले हुए हैं, बेशुमार टुकड़े सर, एक आदमी ने करीब आकर कहा। मर गए? वाकई मर गए? वो इमरान भी मर गया, उसके साथी भी मर गए, वाकई मर गए? क्या कह रहे हो तुम? शागिल इस तरह बोला जैसे उसे खुद भी मालूम ना हो कि वो क्या बोल रहे हैं। यस बॉस, वो सब मर गए सर। कम से कम 10-12 अफराद के जिस्मों के टुकड़े तो होंगे सर, लेकिन वो पहचाने नहीं जा सकते। उनके जिस्म हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में फैले हुए हैं। उसी आदमी ने जवाब दिया। ओह, आखिर मैंने फतह हासिल कर ही ली, विक्ट्री। ओह, आखिरकार मैं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का खात्मा करने में कामयाब हो गया। ओह, आखिर मैंने इमरान को शिकस्त दे दी, आखिरी और फैसला कुन शिकस्त, शागिल ने पागलों के से अंदाज में चीखते हुए कहा। और फिर वो इस बेतहाशा अंदाज में तबाशुदा कोठी की तरफ दौड़ पड़ा जैसे वो वर्ल्ड रेस में हिस्सा ले रहा हो। कोठी पर छाया हुआ गिरदो गुबार और धुआं छट चुका था। पूरी कोठी मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुकी थी। हर तरफ कोठी का मलबा फैला हुआ था। कोठी में दाखिल होकर शागिल इस तरह घूमने लगा जैसे कोई अजीम सिपह सालार अपनी नई फतह की जाने वाली मुमलिकत में घूमता है। वाकई हर तरफ इंसानी जिस्मों के छोटे बड़े टुकड़े फैले हुए थे। और फिर एक जगह शागिल रुक गया। यहाँ मलबे में एक इंसानी पैर आधा बाहर को निकला हुआ पड़ा था। शागिल ने झुककर उसे मलबे से घसीट लिया। पैर पिंडली से जरा ऊपर से अलहदा हुआ था और एक कपड़े की धज्जी अभी तक उससे चिमटी हुई थी। हा हा हा, ये इमरान का पैर है। हा हा हा, ये उसी शैतान का पैर है। ये पतलून उसी ने पहनी हुई थी। हा हा हा। शागिल पैर को उठाए बुरी तरह नाचने लगा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसके हाथ में इंसानी पैर ना हो बल्कि 7 बादशाहों का खजाना हो। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल दुरुस्त साबित हुआ। इस बार वाकई काफिरस्तान वालों ने इंतहाई गहरी प्लानिंग की है।
इमरान ने तवील सांस लेते हुए कहा। कैसा ख्याल? जूलिया ने चौंक कर पूछा। कैप्टन शकील की इत्तला वाकई अहम है और अब सारी बात समझ में आ गई है। लियाकत अली ने गलत नहीं बताया था, उसने दुरुस्त बताया था कि असल इन्वेंट्री ग्रिप इसने काफिरिस्तान के हवाले की है। इसका मतलब है कि स्पेशल डेक का वो सब इंजीनियर जॉनसन काफिरिस्तान का आदमी है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। कुछ हमें भी पता चले या तुम ही बोलते रहोगे? जूलिया ने कहा। ये सारा चक्कर पाकिस्तान और शुगरान के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे को रोकने का है। असल इन्वेंट्री ग्रिप निकालकर इसकी जगह नकली ग्रिप लगा दी गई है और वो लोग इंटेलिजेंस मीटिंग से वो औकात मालूम करना चाहते थे, जबकि इस ग्रिप को मखसूस कोड से ऑन किया जाता। मेरी बातों की वजह से राजेश विक्रम को यही एहसास हुआ कि मैं वो औकात जानता हूँ। चुनाचा फौरी तौर पर मुझे अगवा कर लिया गया और मेरी जगह नकली असलम रजा पहुंच गया। नकली असलम रजा ने सुपर फयाज से औकात पूछे। इस दौरान कैप्टन शकील ने स्पेशल ट्रांसमीटर पर मुझे कॉल किया, तो मेरी बजाय ये कॉल यकीनन शागिल ने अटेंड की और उसे सारी सूरत हाल का इल्म हो गया। उसने मखसूस सपाट स्पॉट पर कैप्टन शकील और इसके साथियों को बुलाकर ट्रैप कर लिया। फैसल जान, तनवीर, सफदर और जूलिया शागिल के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जाने की वजह से वहां पहुंचे तो ट्रैप हो गए। इस दौरान सुपरिंटेंडेंट फयाज ने काम दिखाया और नकली असलम रजा को पकड़कर इससे पूछगछ की। उसने नौटरान का नंबर मेरे बैग से हासिल करके इससे बातचीत की और ये फोन टैप हो रहा था। हालांकि मैंने उसे चेक किया था, लेकिन फिर भी इसे कहीं ना कहीं से टैप किया जा रहा था। चुनाचा वो फौरी एक्शन में आए और सुपरिंटेंडेंट फयाज को भी अगवा कर लिया गया और इधर फोन का मरकज मालूम करके नौटरान और उसके 4 साथियों को भी ट्रैप कर लिया गया और हमें यहाँ ग्रीन टाउन में रखा गया। तवील बेहोशी के इंजेक्शन देकर शायद शागिल इस दौरान कोई मंसूबा बंदी करता रहा होगा। सिर्फ सुपरिंटेंडेंट फयाज को चूंकि इंटेलिजेंस वालों ने बेहोश करके पकड़ा था, इसकी इत्तला शागिल को मिली होगी, तो इसने उसे भी वहां पहुंचाने का कह दिया जहां हम थे। इसलिए इंटेलिजेंस वालों को मालूम ही ना होगा कि फयाज को भी इंजेक्शन लगाया है। वो उसे वैसे ही छोड़ गए और चूंकि वो बेहोश था, इसलिए सीक्रेट सर्विस वालों ने यही समझा होगा कि इसे भी इंजेक्शन लग चुका है। फिर शागिल वहां पहुंचा। वो जूलिया से X2 का नंबर मालूम करना चाहता था कि बकौल फयाज प्राइम मिनिस्टर की कॉल आ गई और शागिल को कार में फौरी तौर पर जाना पड़ गया। सुपरिंटेंडेंट फयाज ने काम दिखाया और उसने इसके दोनों साथियों को मार गिराया। फिर जूलिया ने वापस आने वाले ड्राइवर को मार दिया और हम होश में आकर वहां से निकल आने में कामयाब हो गए। इमरान ने सारे पस मंजर का तज्जिया करते हुए कहा, क्योंकि यहाँ पहुंच के इसने बारी सबकी तफसीलात सुनी थी। लेकिन अब क्या होगा? क्या हम X2 को फोन करके इत्तला कर दें कि वो नकली ग्रिप हटा ले? जूलिया ने कहा। जब तक असल ग्रिप ना मिल जाए, सिर्फ नकली ग्रिप हटा लेने से बात नहीं बनेगी। ये बात भी हमारे खिलाफ जाएगी। शुगरान के सदर को जब ये मालूम होगा कि एटमी आबदोज की इन्वेंट्री ग्रिप गायब हो गई है, तो इसका असर भी यही होगा जो कि नकली ग्रिप से काफिरिस्तान वाले हासिल करना चाहते हैं। लाजमन ये बात पाकिस्तान की कारकर्दगी के खिलाफ ही जाएगी और मुआहिदा खत्म हो जाएगा। इमरान ने होंठ खींचते हुए कहा। असल ग्रिप तो इस लेबोरेटरी में है, कैप्टन शकील ने कहा। तो हम लेबोरेटरी पर हमला कर देते हैं, तनवीर ने कहा। नहीं, अब इतना वक्त नहीं रहा। शुगरान के सदर कल शाम को एटमी आबदोज में पहुंचेंगे और लेबोरेटरी में घुसना और फिर वहां से असल ग्रिप हासिल करना, उसे सही वक्त पर एटमी आबदोज में पहुंचाना, इस पर खासा वक्त लग जाएगा। मुझे कोई और तजवीज सोचनी होगी, इमरान ने उठकर टहलते हुए कहा। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है? नौटरान ने उसे देखते ही चौंक कर पूछा। बॉस, एक मशकूक आदमी को चेक किया गया है। वो फाटक पर चढ़कर अंदर झांक रहा था और फिर वापस दौड़ गया, नौजवान ने कहा। झांक रहा था और दौड़ गया? कोई बच्चा होगा, सुपरिंटेंडेंट फयाज ने मुंह बनाते हुए कहा। हो सकता है कि शागिल का आदमी हो। शागिल को अब तक यकीनन हमारे निकल जाने का इल्म हो गया होगा और अब सीक्रेट सर्विस पागलों की तरह हमें ढूंढ रही होगी, इमरान ने चौंक कर कहा। तो फिर? सुपरिंटेंडेंट फयाज ने घबराए हुए लहजे में कहा। क्या हम इसे खाली कर दें? नौटरान ने कहा। नहीं, खाली हो जाने से तो बात और ज्यादा मशकूक हो जाएगी। यहाँ तुम्हारे कितने आदमी हैं? इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा। 8 आदमी हैं। यह हमारा इमरजेंसी सेंटर है, नौटरान ने जवाब दिया। वो मशकूक तो नहीं है? इमरान ने पूछा। नहीं जनाब, कतई मशकूक नहीं है। हमने कोठी के बाहर हॉस्टल का बोर्ड लगाया हुआ है ताकि 8 अफराद की यहाँ मौजूदगी और आना जाना मशकूक ना हो, नौटरान ने जवाब दिया। गुड, तुम ऐसा करो कि अपने आदमियों को कह दो कि अगर शागिल यहाँ पड़ताल करने के लिए आए तो वो उसे इस तरह हैंडल करें कि वो मशकूक ना हो सके।
या कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे वो मशकूक हो सके, इमरान ने कहा। है तो सही, लेकिन मैं हिदायत कर देता हूं, वो तलाश ना कर सकेगा, नौटरान ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। तुम एक आदमी के इस तरह झांकने पर इतने संजीदा हो रहे हो, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम शागिल को जानते नहीं हो जितना मैं जानता हूं। वो लाजमन पागल कुत्ते की तरह दौड़ता फिर रहा होगा, और अगर इस बार हम उसके हत्थे चढ़ गए तो फिर उसने हमारी बोटियां कुत्तों से नुचवा देनी है, इमरान ने कहा। आइए सर, इधर एक खुफिया रास्ता है, वहां से निकल चलें। हो सकता है वो आदमी निगरानी कर रहा हो, नौटरान ने वापस आते हुए कहा। और फिर वो सब नौटरान के पीछे चलते हुए एक तहखाने में पहुंचे, और वहां से एक खुफिया रास्ते से होते हुए वो जब दूसरी तरफ आए तो वो ग्रीन टाउन की उकवी सड़क पर पहुंच चुके थे। इधर करीब ही मेरे दोस्त की कोठी है, वो वहां अकेला ही रहता है। मेरे ख्याल में हमें पहले वहां रुककर कारें मंगवा लेनी चाहिए, वरना इस तरह पैदल चलते हुए तो हम ट्रेस हो जाएंगे, फैसल जान ने अचानक कहा। ओ हाँ, ये ठीक रहेगा, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। आप बेफिक्र रहें, वो काबिले भरोसा है, फैसल जान ने अचानक कहा, और तेजी से आगे बढ़ गया। बाकी सारा गैंग इसके पीछे चलता हुआ दरमियानी गलियों से गुजरकर एक बड़ी सी नीले रंग की कोठी के सामने पहुंच गए। कोठी का फाटक बंद था और बाहर किसी डॉक्टर राम भरोसे का नाम का बोर्ड लगा हुआ था। फैसल जान ने कॉल बेल बजा दी। बाकी साथी इधर उधर बिखर गए ताकि इकट्ठे होने की वजह से वो मशकूक ना हो जाए। थोड़ी देर बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक दुबला पतला नौजवान बाहर निकल आया। उसकी आंखों पर मोटे शीशे की ऐनक थी। फैसल जान उसे एक तरफ लेकर गया और उससे बातें करने लगा। आ जाइए, फैसल जान ने मुड़ते हुए कहा, और फिर एक एक करके वो सब फाटक में दाखिल हो गए। यहाँ फोन तो होगा, इमरान ने उस नौजवान से पूछा। बिल्कुल है जनाब, ये डॉक्टर राम भरोसे की कोठी है, किसी कंगले की नहीं, नौजवान ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा जैसे उसे इमरान का फिक्रा पसंद ना आया हो। और कोई मौका होता तो शायद डॉक्टर राम भरोसे को लेने के देने पड़ जाते, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि इमरान का जहन बुरी तरह उलझा हुआ था, इसलिए उसने कोई जवाब ना दिया और तेजी से कदम उठाता लॉन क्रॉस करके अंदर इमारत में दाखिल हो गया। ये है फोन, डॉक्टर राम भरोसे ने उसे एक बड़े कमरे में ले जाते हुए कहा। यहाँ कंपाउंडर कहाँ रहता है, इमरान ने इधर उधर देखते हुए पूछा। कंपाउंडर? कैसा कंपाउंडर? डॉक्टर राम भरोसे ने चौंक कर पूछा। तो मरीजों को दवा भी तुम खुद देते हो, इमरान ने बड़े सादा से लहजे में कहा। ओह, तो तुम मुझे वो डॉक्टर समझ रहे हो? मैं दवा देने वाला डॉक्टर नहीं बल्कि नफ्सियात का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर राम भरोसे ने हंसते हुए बड़े तंजिया लहजे में जवाब दिया। फैसल जान के साथ साथ बाकी मेंबर कुर्सियों पर खामोश बैठ गए थे। तो लेडी डॉक्टर कहो ना, लेकिन फिर तुम्हारा नाम लेडी डॉक्टर भरोसी होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मूड में आता जा रहा था। लेडी डॉक्टर भरोसी? क्या बकवास है फैसल, आई एम सॉरी, मैं इस किस्म के अहमक मेहमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। डॉक्टर राम भरोसे को वाकई गुस्सा आ गया था, इसलिए वो एक तरफ मुड़कर फैसल से मुखातिब हो गया। राम भरोसे, प्लीज टेक इट इजी प्लीज, फैसल जान ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। अब जाहिर है कि वो इसे क्या कहता कि वो किससे बातें कर रहा है। इसमें इतना गुस्सा खाने की क्या जरूरत है? तुमने नफ्सियात में डॉक्टरी की है, नफ्सियात मोनस डॉक्टरी है, डॉक्टरी मोनस, इसलिए नाम भी मोनस होना चाहिए, यानी भरोसा की बजाय भरोसी। अगर तुम्हें ऐसा ही मर्द बनने का शौक था तो तुम फलसफा की डॉक्टर बन जाते, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, क्या हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? सफदर ने यकलख्त मदाखलत करते हुए कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इमरान अब मूड में आता जा रहा है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर राम भरोसे उससे इस कदर रिच हो जाएगा कि उसके पास सिवाय खुदकुशी करने के और कोई चारा ही ना रहेगा। नहीं, तुम पैर पर पैर रखकर भी बैठ सकते हो। वैसे नफ्सियात में ये भी एक तरीका इलाज है, क्यों डॉक्टर राम भरोसे? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर राम भरोसे कोई जवाब देने की बजाय मुंह बनाकर खामोश हो गया। इमरान साहब, एक मिनट, अचानक कमरे में दाखिल होते हुए नौटरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और इमरान चौंक कर उसकी तरफ को मुड़ा। क्या बात है? इमरान ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। मैं अपने इमरजेंसी हेडक्वार्टर की सूरत हाल देखने गया था, उसे घेरा जा रहा है, मैंने 8 आदमियों को मार्क किया है, वो रॉकेट गनों से मुसल्ला हैं और अभी और आ रहे हैं, नौटरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। घेरा जा रहा है? रॉकेट गनों से मुसल्ला? ओह, इसका मतलब है शागिल कोई जबरदस्त एक्शन लेने के मूड में है, इमरान ने होठ काटते हुए कहा। क्या मैं अपने आदमियों को वहां से निकाल लूं? नौटरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। लेकिन वहां आदमी होने चाहिए जब वो एक्शन ले। ओह, ये ठीक है, वो 8 आदमी कहाँ हैं?
क्या ऐसा हो सकता है कि शागिल के 8 आदमी तुम्हारे आदमियों की जगह ले लें? उन्हें बेहोश करके वहां रखा जा सकता है। जल्दी बताओ, इमरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। कोशिश तो की जा सकती है, लेकिन जब शागिल अंदर दाखिल होगा और इसकी मुलाकात अपने आदमियों से होगी तभी तो वो मशकूक हो जाएगा। नौटरान ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, तुम समझे नहीं। रॉकेट गनों से मुसल्ला अपराध का मतलब है कि शागिल वाकई पागलपन की सरहदों में दाखिल हो चुका है। वो इस पूरी कोठी पर रॉकेट गिरवा के इसे उड़वा देगा, और जब तबाहशुदा कोठी में वो दाखिल होगा तो उसे इंसानी जिस्मों के हजारों टुकड़े मिलेंगे। तो वो मुतमईन हो जाएगा कि हमारा खात्मा हो गया है, और ये हमारे मिशन के लिए इंतहाई सूदमंद साबित रहेगा। जल्दी करो, अपने आदमियों को भी निकालो और जरूरी सामान भी, और इनकी जगह इसके आदमी पहुंचवा दो। जल्दी करो, वक्त कम है, इमरान ने तेज लहजे में कहा, और नौटरान सा हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ा, और फिर इसे फैसल जान को आवाज देकर बुलाया, और वो दोनों तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गए। इसके 4 साथी भी जो हमरा आए थे वो भी इन्हें भी साथ ले गया था। हाँ तो डॉक्टर राम भरोसे साहब, आप यहाँ इतनी बड़ी कोठी में बिल्कुल अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? इमरान ने वापस कमरे में जाते हुए डॉक्टर राम भरोसे से मुखातिब होकर कहा, जो इसकी अदम मौजूदगी में सफदर और जूलिया से बातों में मसरूफ था। डर? मुझे क्यों डर लगेगा, मैं कोई बच्चा हूं? डॉक्टर राम भरोसे ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बच्चों को तो मौत से डर नहीं लगता, बड़ों को लगता है, इमरान ने मुंह बनाते हुए इंतहाई खुश्क लहजे में कहा, और इमरान के साथी इमरान का लहजा सुनकर बेख्तियार चौंक पड़े, क्योंकि इमरान का ऐसा लहजा साफ बता रहा था कि वो कोई अहम एक्शन लेने वाला है। मौत से डर? ये तो जाहिल लोग डरते हैं। मुझे मालूम है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है, उससे एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता, डॉक्टर राम भरोसे ने बड़े तंजिया लहजे में कहका लगाते हुए कहा। तो फिर वो लम्हा आन पहुंचा है डॉक्टर राम भरोसे, इमरान ने अगला खुश्क लहजे में कहा, और दूसरे लम्हे से जेब से साइलेंसर लगा रिवॉल्वर निकाल लिया, जैसे नौटरान के इमरजेंसी सेंटर से उठाया था। क्या मतलब? राम भरोसे का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था। डर लग रहा है ना? तुम तो कह रहे थे कि पढ़े लिखों को डर नहीं लगता, इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। ओह ओह, ये क्या मजाक है? सॉरी, मैं ऐसे मजाक का आदी नहीं हूं, राम भरोसे ने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा। यह मजाक नहीं है, मलिकुल मौत है। गुड बाय, इमरान ने सर्द लहजे में कहा, और ट्रैगर दबा दिया। ठक की आवाज के साथ ही गोली राम भरोसे की पेशानी पर पड़ी, और वो कुर्सी समेत पीछे फर्श पर जा गिरा। उसकी खोपड़ी हजारों टुकड़ों में तब्दील हो चुकी थी। तुमने एक शरीफ आदमी को इस कदर सदमोहरी से कत्ल कर दिया? कमरे में छाई हुई मौत की खामोशी में यकलक जूलिया की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। उठकर इसकी जेबों की तलाशी लो, तुम्हें इसकी शराफत का सबूत मिल जाएगा, इमरान ने तिहाई सर्द लहजे में कहा, और जूलिया तेजी से उठकर मुर्दा डॉक्टर राम भरोसे से की तरफ बढ़ गई। ओह ओह, ये कार्ड? ओह, तो इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, जूलिया ने यकलक चीखते हुए कहा। इसे राम भरोसे की जेब से कार्ड निकाल लिया था। जी हाँ, अब सबूत मिल गया। तुम्हें मालूम है कि मैं असलम रजा के मेकअप में सुपर फयाज के साथ गया था, हमारे इस्तकबाल के लिए। आने वाले लोगों में एक ये भी शामिल था, इसलिए जैसे सुपरिंटेंडेंट फयाज को मैंने यहाँ पर देखा, इसने देखा, ये बुरी तरह चौंक पड़ा। मैं तो चौंके इस वक्त असलम रजा के मेकअप में था, और अब असल शक्ल में हूं, इसलिए मुझे पहचान ना सका, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। मुझे याद ना आ रहा था कि मैंने इस शख्स को कहां पर देखा है। एक तरफ बैठे सुपरिंटेंडेंट फयाज ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा। सॉरी इमरान, मुझे ये मालूम ना था, जूलिया ने शर्मिंदा से लहजे में कहा। मैंने जानबूझकर सफदर की बात के जवाब में पैर पर पैर धरने और इसे नफ्सियात के एक मखसूस तरीके इलाज का जिक्र किया था, क्योंकि मुझे ख्याल आया था कि हो सकती है वाकई डॉक्टर हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात शक्लें भी धोखा दे जाती हैं, लेकिन अगर वो वाकई नफ्सियात का डॉक्टर होता तो यकीनन इसका जवाब जरूर देता। इससे मैं कंफर्म हो गया, इमरान ने वजाहत करते हुए जवाब दिया, और ऐन उसी लम्हे नौटरान अंदर दाखिल हुआ। उसने उल्टी हुई कुर्सी और डॉक्टर राम भरोसे की लाश फर्श पर पड़ी हुई देखी तो वो चौंक पड़ा। क्या हुआ, काम हुआ या नहीं, इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। ओह यस सर, काम हो गया, लेकिन उनके सिर्फ 6 आदमी ही अगवा हो सके थे, उन्हें वहां पहुंचा दिया गया है। बहरहाल हम सब सेफ हैं, वहां बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, कम से कम 30-40 अफराद होंगे, नौटरान ने होंठ चबाते हुए कहा। और अभी इसका फिक्र मुकम्मल ही हुआ था कि यकलक दूर से खौफनाक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये धमाके इस कदर शदीद और खौफनाक थे कि वो सब बेख्तियार उछल पड़े। धमाकों की शिद्दत लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। एक्शन शुरू हो गया, इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा, और उठकर टेलीफोन की तरफ बढ़ गया।
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।